Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope you all are fine and doing well in your studies as well. Dear students, as you know that we have started our chapter which is gravitation. Today we are going to continue it and we are going to learn some more topics which are the thrust and pressure and the flotation. These two topics are going to be covered in this video. Then in the next video we are going to cover Archimedes principle and relative density if it is in your new edition books. Dear students, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा चैनल है इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर, है ना। अब देखो, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है काफ़ी इजी है, बहुत इजी है मैं तो कहती हूँ, लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज अच्छी तरह से रिलेट करते हुए समझते हुए जाना है। यानी कि कल एक वीडियो में मैं कुछ और पढ़ा, आज वो चीज़ भूल गए, दूसरा वीडियो में जो चीज़ पढ़ी वो याद है ना। ऐसा नहीं करना है, हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ही मैं आपसे कहूँगी, रिवाइज करते रहें चैप्टर। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं रहेंगी चीज़ें। बस सिंपल सी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। तो चलिए, थ्रस्ट एंड प्रेशर आज हमारा टॉपिक है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली? Why an army tank weight more than 1,000 ton rest upon the continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? In order to answer these questions, we understand the phenomena involved. It helps to introduce the concepts of net force in a particular direction, thrust, and the force per unit area pressure acting on the object concerned. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं जो कि थ्रस्ट और प्रेशर। इससे पहले भी आप प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं ऐसा, क्योंकि डियर स्टूडेंट क्लास 8 में आपका एक चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। आज ये प्रेशर खाली आपके लिए थोड़ा सा ग्लिम्स टाइप का है, आप रिवाइज हो जाएगा आपका प्रेशर। थ्रस्ट डियर स्टूडेंट आपने क्लास 8 में नहीं पढ़ा था, वो मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। काफ़ी सिंपल है, थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी इतना कोई रॉकेट साइंस थ्रस्ट नहीं है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ व्हाट इज़ प्रेशर। प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो कि एक्ट करती है पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ये प्रेशर का मतलब हो जाए। आज कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर लेंगे आज हम, ठीक है। रोज़ एक कलर लेके बोर हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आज दूसरा कलर लेंगे, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एनी ऑफ द कलर वी कैन पिक। आज हम लोग लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ओके, एक मिनट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साइज़ थोड़ा मैंने पतला कर दिया है ताकि, क्योंकि वरना दिखता नहीं है, ठीक है। ओहो, ये बार बार साइज़ का प्रॉब्लम। यस, अब करेक्ट साइज़ आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेशर क्या है? प्रेशर मैंने जो आपको बताया, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, है ना। यही चीज़ मैंने आपको समझाई। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको पता क्या चलता है? इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फॉर्मूला? इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर जो है कम होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मम्मियाँ सब्जी कट करती हैं, राइट, वेजिटेबल्स वो कट करती हैं नाइफ से। अब जो नाइफ होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके दो साइड्स होते हैं। एक साइड तो होती है जहाँ से आपको लगती नहीं है, लेकिन दूसरी साइड वो होती है जो बहुत शार्प होती है, उससे आपका हाथ फट से कट जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका जो एरिया होता है ना वो कम होता है, और जब एरिया कम होता है तो आपका हाथ बहुत जल्दी कट जाता है ना। अगर एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाली साइड आप देखोगे, तो इससे आपका हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है और इसमें जो है आपके हाथ में कम प्रेशर पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज वॉल है और उसमें आपको कील ठोकनी है। अब डिस्टेंस आप लोग कील कैसे ठोकोगे, है ना। तो मतलब कील ठोकनी है आपको वहाँ पे वॉल में, और एक में आप चाहते हो कि आप अपना हाथ वॉल के अंदर घुसाओ। क्या आपका हाथ वॉल के अंदर घुसेगा? बिल्कुल नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि भाई आपके हाथ का जो एरिया है वो ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो इस वजह से आपका जो हाथ है वो वॉल के अंदर नहीं घुसेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर मैं कील घुसाना चाहूँगी वॉल में तो फट से घुस जाएगी। क्यों घुसेगी डियर स्टूडेंट फट से? क्योंकि डियर स्टूडेंट कील का जो एरिया है
जो कील होती है इस तरह की होती है, कील का जो यहाँ का एरिया है वो बहुत कम होता है और इस कम एरिया की वजह से डियर स्टूडेंट प्रेशर ज़्यादा लगता है और वो अंदर घुस जाती है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आई मीन टू से जस्ट दिस दैट प्रेशर के फॉर्मूला अगर आप देखो, व्हाट इज प्रेशर? सबसे पहले प्रेशर है क्या? प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया तो हमें फॉर्मूला ही बताते हैं ना, फोर्स बाय एरिया। अगर मैं देखूँ तो प्रेशर जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से, यानी कि जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो कम प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एरिया से जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका प्रेशर जो है वो घटेगा, अगर आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई। अब थ्रस्ट क्या है? बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम व्हाट इज़ थ्रस्ट, और ये जो सारे क्वेश्चन है वाई कैमल, वाई दिस दिस दिस, ये सारे आंसर आपको मैंने जो अभी प्रेशर पढ़ाया ना इससे आगे होंगे। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट और प्रेशर में इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है, बस मेन अंतर जैसे ये है कि जो थ्रस्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलरली लगता है, यानी कि अगर आप प्रेशर परपेंडिकुलर लगा रहे हो, परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है, आपका ऐसे एरिया लग रहा है, अगर प्रेशर ऐसे लग रहा है 90 डिग्री के उसमें, तो इसका मतलब कि डियर स्टूडेंट्स आपका ये है थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जब प्रेशर लगता है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा, सिचुएशन दी है ना, लेट्स सी। सिचुएशन नंबर 1, यू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बुलेटिन बोर्ड एज शोन। ठीक है, फिक्स करना है पोस्टर। ठीक है, एज शोन, टू डू दिस टास्क यू हैव टू प्रेस द ड्रॉइंग पिन्स विथ योर थंब। You apply force on the surface area of the head of the pin. This force is directly perpendicular to the surface area of the board. This force acts on the smaller area as at the tip of the pin. Situation number 2 हमें दी गई है, you stand on loose sand. Your feet go deep into the sand. Now lie down the sand. You will find that your body will not go that deep in the sand. In both cases, the force exerted on sand is the weight of your body. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, दोनों सिचुएशन को कंसीडर मैं आपको करवाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, अभी जो पढ़ाया अगर वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, मैं एक बिग स्क्रीन लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब मैं थोड़ा कलर भी थोड़ा सही का ले लेती हूँ, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा ना लाइट हो गया है, तो इसकी वजह से अच्छी तरह ना आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने थोड़ा डार्क के कलर ले लिया है ताकि आपको दिख जाए। हाँ, ये तो बिल्कुल ही डार्क हो गया, डियर स्टूडेंट थोड़ा लाइट लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक बुलेटिन बोर्ड लेना है। ये आपका है प्यारा सा बुलेटिन बोर्ड। अब इस बुलेटिन बोर्ड में सपोज मैंने आपसे कहा है कि आप एक पोस्टर बना के लाओ, इसमें चिपकाओ। अब भाई जब बुलेटिन बोर्ड आप सबने देखा होगा, आपके स्कूलों में भी होता है, तो आप उसमें एक पिन होती है बुलेटिन पिन्स, उसकी हेल्प से आप उसको पिन को अंदर घुसाते हो उस पोस्टर से, है ना, तब वो पोस्टर आपका उस बुलेटिन बोर्ड पे चिपकता है। तो देखो जैसे ये बुलेटिन बोर्ड है, इसमें आपको पोस्टर चिपकाना है, तो आप पिन्स लोगे, छोटी छोटी आती हैं ऐसी वाली पिन्स ना, इनको जो है आपको अपने थंब से प्रेस करके अंदर घुसाना होता है, तब आपका बुलेटिन बोर्ड में एक पोस्टर चिपकता है। अब ये पोस्टर क्यों चिपका आराम से? क्योंकि रेशम जो पिन्स होती है ना, इनका जो एरिया होता है बहुत कम होता है, जब आप इनको अंदर घुसाते हो तो आराम से अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि एरिया इतना कम है ना, तो भाई प्रेशर इंक्रीज होता है और बुलेटिन बोर्ड के अंदर ये पिन घुस जाती है ना। अब डियर स्टूडेंट, अब सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है? सैंड की बात करती है, सैंड की बात। सैंड में डियर स्टूडेंट आपको अपने पैर रखने हैं, ठीक है, ठीक है। सैंड में जब आप अपने पैर रखोगे तो आप देखोगे कि आपके पैर जो है थोड़ा अंदर धंसते हैं, फिर आपको जो है सैंड में पूरा लेट जाना है इस तरह। फिर आप देखोगे कि आपके जब आपने पैरों में आप खड़े थे तब आपका ज़्यादा गहरा गड्ढा हुआ था, और जब आप लेटे तो कम गड्ढा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पैरों का सरफेस एरिया है वो आपके पूरी बॉडी के सरफेस एरिया से कम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर जो है कहने के ज़्यादा लगा, है ना, और बॉडी का सरफेस एरिया पैरों के सरफेस एरिया से कम है, इससे प्रेशर जो है कम लगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया जो है ज़्यादा है, इसलिए जो है प्रेशर कम लगा, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया एंड प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉरी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो प्रेशर है वो कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यू हैव लर्न दैट वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. The force acting on an object is perpendicular to the surface is called thrust. तो डी में वही चीज़ मैंने आपको बताई, जो फोर्स परपेंडिकुलर होती है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना के जो लगती है उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो डी स्टूडेंट, ये चीज़ सबको समझ में आ गई, जो वेट है फोर्स का वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। ये तो मैंने पहले भी डिस्कस करवा दिया था आप लोगों को। देन जो फोर्स एक्टिंग करती है ऑब्जेक्ट में परपेंडिकुलर उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। When you stand on loose sand, the force that is the weight of your body is acting on an area to equal to area of your feet. ठीक है, when you lie down, the same force act on the area equal to the contact area of your whole body, which is larger than the area of the feet. Thus, the effect of forces in same magnitude on different areas are different. वही तो चीज़ है जो जैसे मैंने आपको बताई, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया कम होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है डी स्टूडेंट आपका, डज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट। इन अबव केसेस थ्रस्ट इज द सेम बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट, देयरफॉर द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह जो है समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो थ्रस्ट का इफेक्ट होता है सैंड में ज़्यादा आया, वाइल मतलब जब हम आप पूरा लेटे थे उससे ज़्यादा आया, इसलिए आया डिस्टेंस, इसलिए ज़्यादा गंदा बड़ा गड्ढा हुआ, क्योंकि डिस्टेंस प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। हमें पता है कि एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा, अगर एरिया कम होगा प्रेशर इंक्रीज़ होगा। सिंपल सी बात है, तो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ अभी इस सेशन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट एंड एरिया इक्वेशन। आप देखो प्रेशर की एसआई यूनिट निकालनी है, कौन सी बड़ी बात है मैम, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स बाय एरिया मैम, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की जो यूनिट है वो होती है आपकी मीटर स्क्वायर, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में एक्ट करेगा तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स टू। ठीक है, इन ऑनर साइंटिस्ट ब्लेस पैस्कल एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। यस डिस्टेंस, तो आपके जो ये पैस्कल थे, इन्होंने जो है एसआई यूनिट जो थी प्रेशर की वो क्या बताई थी, पैस्कल बताई थी, और उसको किससे डिनोट करवाया था, टीए से डिनोट करवाया था। ठीक है, ये भी सबके समझ में आ गया होगा। अब एक और सिचुएशन इन्होंने दी है, न्यूमेरिकल दिया है बेसिकली, उसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, लेट अस कंसिडर अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल to understand the effect of thrust acting on the different area. Let's understand it. तो example number 10.6 कहता है या फिर 9.6 आपकी बुक में, a block of wood is kept on the table top. Block of wood which is kept on the table top. ठीक है, ये तो भाई इन्होंने सेंटेंस दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, the mass of the wooden block is 5 kg. मास वुडन ब्लॉक का कितना है, 5 kg है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है एंड इज डायमेंशंस, वुडन ब्लॉक की डायमेंशन दी है 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि वुडन ब्लॉक क्या है, वुडन ब्लॉक है क्यूबॉइड। ठीक है, अब बता रखा है फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज़ मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एंड बी 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। पहले इस क्वेश्चन को डिस्टेंस समझो। ठीक है, मैं एक यहाँ पे स्क्रीन लेती हूँ और क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह आप लोगों को समझाती हूँ, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, तो थोड़ा और एरिया ले लेते हैं। हाँ बस, अब डिस्टेंस बताया क्या है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक किसका है, वुड का है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ वुड इज़ केप्ट ऑन अ टेबल टॉप के ऊपर रखा गया है। अब हमें मास के दिए है ब्लॉक का जो मास है, मैं थोड़ा क्या कहते हैं डिस्टेंस को पतला कर लेते हैं ताकि डिस्टेंस हम लोग ज़्यादा लिख सकें। ठीक है, ब्लॉक का जो डिस्टेंस मास है ब्लॉक का, ठीक है, ब्लॉक मास कितना है, मास ब्लॉक का मास है 5 kg। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतना इधर तक। ठीक है, अब इन्होंने कहा है द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, देखो ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg एंड इट्स डायमेंशंस आर, इस तरह का वुडन ब्लॉक है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह का है, डायमेंशन दिए हैं हमें 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर इंटू 10 लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ अभी लेंथ क्या है इसकी 40 सेंटीमीटर है।
ब्रेथ क्या है इसकी 20 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है हमसे कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ़ इट इज़, मतलब कितना प्रेशर उसने वुडन ब्लॉक ने टेबल टॉप पर एक्सर्ट किया है अगर वो जो है टेबल टॉप में उसको लेटा दिया जाए ऑन द टेबल टॉप विथ इट्स साइड डायमेंशन। जब उसकी साइड डायमेंशन रहेंगी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स जो 40 सेंटीमीटर है वो लेंथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी लेंथ और 10 सेंटीमीटर ये। तो फिर जो हमें निकालना है, मतलब इन्होंने आपको ए और बी डायग्राम करके दिया है, ठीक है, चिंता मत करो। तो पहले तो हमें ए में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो निकालना है, फिर बी में कितना कर रहा है वो निकालना है। तो अगेन डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल, हमें पता है प्रेशर क्या होता है मैम, प्रेशर इज़ फोर्स बाय एरिया, है ना, यही होता है प्रेशर। सबको ये तो भाई सबको क्लियर है ना कि प्रेशर क्या होता है। अब क्योंकि हम लोग अभी तक इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैम हमें फोर्स भी तो मालूम होना चाहिए। और फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स इक्वल टू mg, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लिया गया है, क्योंकि भाई अभी आपकी जो बात की गई है वो टेबल टॉप की बात की गई है ना। जब आपका जो बॉक्स है वो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो जी लेंगे, क्योंकि इतनी समय से जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, है ना। तो भाई इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है mg वाला फॉर्मूला। सबसे पहले फोर्स निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 इंटू 9.8 ग्रेविटेशन लोगे, क्योंकि इन्होंने जो है डीएसओ आपको दिया ही नहीं है कि कितना लेना है आपको जी। और जब आपको जी की कोई वैल्यू लेने को नहीं दी हो तो आप जी की वैल्यू 9.8 ही लेंगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 49 न्यूटन। क्लियर, इतना तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा फोर्स तक। अब डिस्टेंस नेक्स्ट हमें निकालने हैं एरिया। एरिया निकालना पड़ेगा ना, देखो प्रेशर्स दोनों केसेस में निकालना है, ए वाले में भी और बी वाले में भी। अब एरिया किसका निकालना है, हमें बॉटम सरफेस का एरिया निकालना है, इसका इस वाले का एरिया निकालना है डियर स्टूडेंट, इस वाले का एरिया। कैसे निकलेगा एरिया, वेरी सिंपल, हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब पढ़ लिए ना। लेंथ और ब्रेथ हमें क्या दी गई है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 20 इंटू 10 क्या होता है 20 इंटू 10, वेरी सिंपल 200 सेंटीमीटर, 200 होगा आपका, लेकिन जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये हो जाएगा 0.02 मीटर क्यूब, वरना 200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अब क्योंकि भाई हमने मीटर क्यों लिया, क्योंकि भाई एरिया की जो एसआई यूनिट है वो कितनी है, मीटर है, इसलिए, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे समझते हो चलो इन सब चीज़ों को। अब डियर स्टूडेंट वेरी इजी, अब हमें पहले केस में प्रेशर निकालना था, वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 49 बाई 0.02, ठीक है। अब 0.02 होगा, ठीक है, 0.02। तो जब आप लोग डियर स्टूडेंट जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर, इतना सबको क्लियर हो गया होगा, ये बहुत सिंपल है ना। और आप बोलोगे मैम सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब कुछ बच्चों की मैथ्स कमज़ोर होती है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ। तो मैम 200 जो आपका सेंटीमीटर आया है मैम, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो मैम 2 आंसर आ रहा है, तो ये तो 2 मीटर हुआ ना मैम। अरे ध्यान से देखो ना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, एक मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होता है, इस 1 मीटर स्क्वायर में होता है आपके 10,000 सेंटीमीटर्स, 10,000 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपको कन्वर्ट करना होता है, इसलिए 0.02 मीटर क्यूब आया है ना। आप समझ में आ रही है सबको बात, इसलिए कन्वर्जन सीख लो, कन्वर्जन छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि मैम 2 क्यों नहीं हुआ है, 0.02 क्यों हुआ, इसलिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और बाद में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2450 न्यूटन मीटर क्यूब, ठीक है। ये पर भी लगा दिया मैंने, ठीक है। तो आपको पहला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को, पहला पार्ट इसका जो है एग्जाम्पल का, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, तो दूसरा पार्ट भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरा पार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। दूसरा पार्ट क्या था, बी पार्ट इन्होंने दिया था कि भाई लेंथ, बी पार्ट में इन्होंने कहा था कि आप लोग जो है लो 40 इंटू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले
हमें पता है कि फोर्स क्या है, फोर्स तो भाई 49 न्यूटन ही लग रही है दोनों में, है ना। 5 kg का ही तो है बॉक्स। नीचे से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, नीचे से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे 0.08 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सब लोगों को ये। अब देखो 49 इंटू 0.08 मीटर स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे आंसर तो आंसर आ जाएगा आपका 612.5 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल तरीके से हमने जो है ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में क्या है, देखो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो न्यूटन 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4900 डिवाइडेड बाय 8, और फिर जो है इसको सॉल्व करो, है ना। पॉइंट में डेसिमल में आंसर आएगा डेफिनेटली 6 से जाएगा। सबसे पहले 6 से जाएगा क्योंकि 48 होता है, 8 6 1 बचेगा 10 आएगा, फिर 1 से जाएगा 8, 2 बचेगा 20 होगा, उसके बाद फिर 2 से जाएगा 16, 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो 0.5 आ जाएगा। क्लियर? क्या है इसमें डिफ़िकल्ट, इससे तो मैंने तुरंत कर लिया क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, तो इस तरह हमने कर दिया ये क्वेश्चन। थोड़े एग्जाम्पल जो हमें मिले थे, काफ़ी ईजी एग्जाम्पल्स थे। खैर, डज द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया exert a large pressure and a smaller pressure on a large area? This is the reason why a nail has a potential tip, knife have a sharp edges and buildings have a wide foundations. तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं प्रेशर एंड फ्लूइड से। प्रेशर एंड फ्लूइड काफ़ी सिंपल है। इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बोयेंसी वाला, है ना। बोयेंट फोर्स होती है, बोयेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाला है, बहुत इजी है। ठीक है, बोयेंसी कॉन्सेप्ट। प्रेशर एंड फ्लूइड्स, अब अभी तक तो आपने सोचा कि मैम प्रेशर जो है सिर्फ सॉलिड अप्लाई कर सकता है, क्या लिक्विड प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता भाई, किसी ने मना करा है लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करने से? नहीं मैम, किसी ने मना नहीं करा है। अरे तो आओ देखते हैं कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। अब देखो डियर, लिक्विड और गैसेज दोनों को फ्लूइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों फ्लो होते हैं ना, गैसेज भी फ्लो होती है और लिक्विड भी फ्लो होता है, इसलिए दोनों को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब होता ही फ्लो होना है। फ्लूइड किसी को नाम दिए तो मतलब समझ लो कि भाई ये जो सब्सटेंस है ये फ्लो होता होगा। ठीक है। A solid exert pressure on the surface due to its weight. Similarly, fluids have weight. Fluid के पास भी weight होता है, and they also exert pressure on the base and walls of the container in which they are enclosed. Pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. बोयेंसी, अब बोयेंसी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप ये समझो कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और कहाँ कहाँ एक्सर्ट करते हैं भाई। एक लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है आपके कंटेनर के साइड वॉल्स में, प्रेशर एक्सर्ट करता है, नीचे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और ये ऊपर वाले प्रेशर को हम बोयेंसी कहते हैं। जब आप अभी समझोगे इसको बहुत ईजीली समझ जाओगे। ठीक है, pressure exerted in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction. डियर स्टूडेंट देखो, मैं फॉर एन एग्जांपल आपको बताती हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैम आप कैसे कह सकते हो कि कोई लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट, है ना। आपकी भले ही आपकी बुक ने एक्टिविटी भी दी होगी, मेरे को ऐसा लगता है इसकी। देखो, एक कंटेनर लो लिक्विड का, एक कोई भी बोतल ले लो गंदी सी जो प्लास्टिक की ब्लिस्टरी की नहीं आती, वो वाली ले लो। ठीक है, उसमें छेद कर लो, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में छेद करो। ये मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने करवा रखा है। ठीक है, अलग अलग जगह आप छेद करो तो आप देखोगे कि वाटर का फ्लो डिफरेंट होगा। सबसे नीचे वाले अगर यहाँ पे आप छेद करोगे तो वाटर सीधे स्ट्रेट जाएगा, इधर करोगे थोड़ा सा नीचे झुकेगा, इधर करोगे थोड़ा और नीचे झुकेगा, है ना। तो मतलब वाटर में ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है डियर स्टूडेंट क्योंकि वाटर का जो बॉटम वाला एरिया होता है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर होल्ड करता है। मैम ऐसे कैसे याद हो गया कि सबसे ज़्यादा प्रेशर होल्ड ही बॉटम का ही लेयर करता है? समझो डियर स्टूडेंट, वाटर इधर ऊपर तक भरा है। ठीक है, अब इसकी मैं 4 लेयर कर दूँ, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे मैंने 4 लेयर कर दी। ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। अब एक बात बताओ, लेयर 1 सबसे ऊपर है, ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो लेयर 2 झेल लिए। सपोज मान लो लेयर 1 का कुछ वेट है, लेयर 1 का वेट है, कुछ वेट है। ठीक है, वेट 1, ठीक है, लेयर 2 का वेट है वेट 2, लेयर 3 का वेट है वेट 3, लेयर 4 का वेट है वेट 4।
अब डी स्टूडेंट लेयर 2 में किस किस का वेट आ रहा है, लेयर 2 में जो है लेयर 1 का पूरा वेट आ रहा है ना, ठीक है। लेयर 3 में 1 और 2 दोनों का वेट आ रहा है, ठीक है। और लेयर 4 में 1, 2 और 3 तीनों का वेट आ रहा है, अपना वेट तो है ही। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रेशर किस में लगेगा, ये 4th वाली लेयर में लगेगा ना, जो सबसे नीचे है। इसलिए डियर स्टूडेंट जब हम यहाँ से जो है जब छेद करते हैं तो सीधे पानी जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है इधर, और इधर नहीं जाता है सीधे, इधर थोड़ा झुकता है पानी ऐसे ऐसे करके, है ना, यही कारण है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे ना। बुओयेंसी में आते हैं हम लोग। हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर। जब आप स्विमिंग पूल में जो है थोड़ा स्विमिंग करते हो तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हल्का हल्का महसूस होता है। हैव यू एवर ड्रॉन, क्योंकि आप थोड़ा ऊपर को खींच रहे होते हो, है ना। हैव यू एवर ड्रॉन वाटर फ्रॉम द वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन व्हेन इट इज़ आउट ऑफ द वाटर। मतलब आपको ऐसा लगता है जब आप अंदर पानी भरते होगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई अभी तो बहुत हल्का है, और जैसे ही बाहर निकालते हो तो बहुत ही ज़्यादा भारी महसूस होता है ना। ये तो नॉर्मल चीज़ें जो हमारे साथ डेली लाइफ में होती रहती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप और मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील डज नॉट सिंक इन सी वाटर बट इन द सेम अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील इन द फॉर्म ऑफ शीट वुड सिंक। शीट की फॉर्म में क्यों वो सिंक कर जाता है ना। अगर आपने सेम लिया कंटेंट शीट का, आयरन और स्टील का, लेकिन वो सिंक क्यों हो जाता है शीट के फॉर्म में अगर आप उन्हें लो तो, है ना। These question can be answered by taking buoyancy in consideration. Let us understand the meaning of buoyancy by doing an activity. तो भाई बहुत सिंपल एक्टिविटी करवाएंगे ये लोग आपसे, ठीक है। Take an empty plastic bottle, choose the mouth of the bottle with a alright stopper. Put it the bucket filled with water. You see the bottle floats. Push the bottle into the water. You will feel upward push. Try to push it further down. You will find it difficult to push deeper and deeper. This indicates that water exerts a force on the bottle in the upward direction. The upward force exerted by water goes on increasing as bottle is pushed deeper until it is completely immersed. Now release the bottle. It bounces back to the surface. Does the force due to gravitational attracts the earth of the earth act on this bottle? If so, why does the bottle stay immersed in water after it released? How can you immerse the bottle in the water? अब देखो जी बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने तो अंग्रेजी बक दी बहुत सारी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कहना क्या चाहते हैं। देखो भाई, एक आपने लिए बकेट, ये सबके साथ हुआ होगा बचपन में, सब खेल भी करते थे ये वाले। पानी भरा है टॉप तक, एक प्लास्टिक की खाली बोतल ली, और उस खाली बोतल को आप अंदर तक घुसाना चाह रहे हो, लेकिन घुस नहीं रही, यही परेशानी आती है, घुसती नहीं है ये बोतल अंदर। और फिर आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कि आखिर क्यों नहीं घुस रही है, ऐसी क्या हो गया इस बोतल को, है ना। तो जैसे ये खेल बचपन में सबने करें। हम लोग जो है बोतल को अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अंदर घुसाता है उतनी तेज़ स्पीड से वो बाहर निकलती है ना, और अंदर घुसती नहीं है बोतल। पता नहीं क्यों, पता नहीं कब तब क्या हो गया है, पता नहीं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को। नेचुरल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई फ्लूइड जो होते हैं वो अपर डायरेक्शन में भी आपका प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। अपर डायरेक्शन में भी प्रेशर जो है एक्सर्ट होता है, इसलिए डियर स्टूडेंट इसको हम लोग बुओयेंसी कहते हैं। बुओयेंसी में बस इतनी सी बात है कि अगर जो है आपकी, अब भाई आपने जो है देखा होगा कि आयरन नेल इतनी छोटी सी होती है, लेकिन भाई फट से पानी में जाके सिंक हो जाती है। वहीं पे आपकी बोतल सिंक नहीं हो रही, जबकि आयरन नेल से बड़ी है ना। भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब वाई, कि भाई हमारा बोतल नीचे नहीं डूब रही, क्या हो गया अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है डिस्टेंस, क्योंकि भाई जो ये है ना आपका लिक्विड, ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ भी ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब अगर डियर स्टूडेंट आपका अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस बोतल को खींच रही है, वो बहुत अच्छी बात है, बोतल को ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है ना, वेट, बोतल का वेट यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ खींच रही है, और बॉयेंट फोर्स, एक है बॉयेंट फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉयेंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि वाटर को जो है, बॉयेंट फोर्स वो फोर्स होती है जो कि वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर बॉयेंट फोर्स आपकी वाटर के
वो वाटर से जो है ज़्यादा हो, वाटर के वेट से ज़्यादा हो। वाटर का वेट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अगर अर्थ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उस बोतल को नीचे खींच रहा है वो फोर्स वोइंट फोर्स से कम हो तो आपका वाटर हमेशा, जो बोतल है वो हमेशा जो है ऊपर ही सिंक करेगा। लेकिन अगर आपके बोतल का वेट यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे अर्थ उसको नीचे खींच रहा है वो ज़्यादा है वोइंट फोर्स से, वो नीचे सिंक कर जाएगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत इजीली आपको समझा दिया। ठीक है, अब डिस्टन यही चीज़ हम लोग इधर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने सेम चीज़ लिखी है। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट्स द अर्थ act on the bottle in downward direction, so the bottle is pulled downwards, but the water exerts upward force on the bottle. Thus the bottle pushed upwards. We have learned that the weight of an object is force due to gravitational attraction of earth. When the bottle is immersed, the upward force is exerted by water on the bottle is greater than its weight. Therefore it rises up when released. To keep bottle completely immersed, to keep bottle completely immersed, the upward force on the bottle due to water must be balanced. This can be achieved by externally applied force acting downwards. This force must least be equal to difference between upward force and the weight of the bottle. The upward force exerted by water on the bottle is known as upthrust or buoyant force. In fact, all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in fluid. The magnitude of buoyant force depends on the density of fluid. तो वही चीज़ है डिस्टेंस, तो मैंने आपको बताई है। सिंपल सी चीज़ है, एक कंटेनर में आप अगर बोतल लोगे तो वो सिंक तभी करेगी जब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस फोर्स से अर्थ उसे नीचे खींचे वो फोर्स बुओयंट फोर्स से ज़्यादा हो जाए, और ये फ्लोट तब करेगी जब आपकी बुओयंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस फोर्स से आपकी अर्थ खींच रही है आप बोतल को वो उससे ज़्यादा हो, तभी बोतल जो है फ्लोट करेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है। तो नेक्स्ट नंबर दिया द नेल सिंक द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ on the iron nail pulls it downward. There is a upthrust of water on the nail which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is much greater than the upthrust of water. Dear students, फोर्स इक्वल टू मैंने आपको बताया था मास एम ए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करा है क्योंकि आपका जो नेल है वो ज़्यादा फोर्स से जो है अर्थ से नीचे खींच रही है, और इस वजह से डियर स्टूडेंट क्या है वो जो है डाउनवर्ड खींचा जा रहा है, लेकिन जो बुओयंट फोर्स है वो उसके वेट से कम है, तो इसके जो है वो जो है नीचे सिंक हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को, काफ़ी ईजी है। द कॉक फॉल्स floats while nails sink. This happens because the difference of their densities. अब दोस्तों buoyant force जो फैक्टर्स में डिपेंड करती है वो फैक्टर में से एक फैक्टर होता है आपका डेंसिटी में भी आपकी buoyant force डिपेंड करती है। डेंसिटी में कैसे डिपेंड करती है डिस्टेंस? डेंसिटी में इसलिए डिपेंड करती है क्योंकि डेंसिटी क्या है? सबसे पहले डिस्टेंस डेंसिटी समझते हैं। डेंसिटी डिस्टेंस कुछ नहीं है, डेंसिटी एक नॉर्मल सी चीज़ है कि कितना मास एग्जिस्ट करता है एक गिवन वॉल्यूम में, ये है। सपोज़ मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर ये दी, इसमें मैंने बहुत सारे फूल बना दिए हैं और इसमें जो है मैंने एक दो फूल बनाए हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है? इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, क्योंकि इसमें इस वॉल्यूम में ज़्यादा फूल है ना, तो यही डेंसिटी है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब और मास की एसआई यूनिट होती है केजी, तो केजी बाय मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी रिएक्शन इंक्रीज होती है, डेंसिटी और बॉयंट फोर्स के बीच रिलेशनशिप क्या है? डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपकी जो बॉयंट फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी। डेंसिटी इंक्रीज द बॉयंट फोर्स इंक्रीज, अगर डेंसिटी डिक्रीज द बॉयंट फोर्स डिक्रीज। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको डेंसिटी समझ में आई होगी। This means that upthrust of water on the iron nail is less than the weight of the iron, so it sinks. Therefore, objects of density less than that of the liquid float on the liquid. The object of density greater than the liquid sink on the liquid. तो वही चीज़ है डिस्टेंस जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो डिस्टेंस इस तरह हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इधर तक हो चुका है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमेटिक प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी सिंपल है, जो कि मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा इन अर्थमेटिक प्रिंसिपल है। ये लोग अर्थमेटिक प्रिंसिपल जो है सिर्फ इतना सा कहता है डियर स्टूडेंट, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, ये डिस्टेंस सिर्फ इतना सा कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है होली या फिर
पार्शली इमर्स होता है वाटर में, तो वो एक्सपीरियंस करता है बॉइंट फोर्स जो कि इक्वल होती है उसके वेट के, जो कि उसके वेट के इक्वल होती है लिक्विड के, और वेट के इक्वल होती है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिया वाटर जो पूरा ऊपर तक भरा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ऊपर तक भरा है और यहाँ पे भी पूरा ऊपर तक भरा है। यहाँ पे मैंने एक वेट है जो अभी खाली यहाँ पे ऊपर रखा है। अब जब मैं इस वेट को ये केस 1 है, ये खाली ऊपर रखा है, अभी अंदर नहीं घुसा है। ये दोनों जो है ये 2 kg का है, ठीक है, 2 kg का वेट है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल बस इतना ही कहता है कि जब आप लोग इसको, जो आपका पार्शली इमर्ज होता है, जब आप इसको अंदर घुसाते हो तो जितना पानी ये बाहर फेंकेगा, जितना पानी ये डिस्पर्स करेगा अंदर घुसने के लिए, उस पानी का जब आप मेजर करोगे वो भी जो है इक्वल होगा आपने जो ऑब्जेक्ट का मास है उसके, ठीक है। बस इतना सा आर्किमेडिक प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शली इमर्ज्ड इन लिक्विड इट एक्सपीरियंस द सेम buoyant force which is equal to the weight of the liquid dispersed by the object। वही चीज़ है कि भाई अंदर घुसने के लिए, भाई पूरा पानी ऊपर टॉप तक भरा है, तो ऑब्जेक्ट को अंदर घुसाने के लिए जब हम इमर्ज करेंगे तो भाई वो पानी थोड़ा बाहर फेंकेगा। अब ये जो पानी है, जब इस पानी का अमाउंट आप इकट्ठा करोगे तो आपको ये पानी का जो वेट है वो 2 ही kg मिलेगा, जो कि इसके वेट के बराबर होगा। बस यही आर्किमेडिक प्रिंसिपल कहता है और उन्होंने इस एग्जाम्पल से जो है प्रूव भी कर दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको आर्किमेडिक प्रिंसिपल्स भी समझ में आ गया होगा। रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी हमारे कोर्स में नहीं है, तो डियर स्टूडेंट क्योंकि आपकी न्यू बुक है तो इसमें रिलेटिव डेंसिटी नहीं है। तो बस इतना सही आर्किमेडिक प्रिंसिपल है, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने करवा दी है, ठीक है। तो काफ़ी इजीली हमने कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में जो है इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।